नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। शिक्षा को लेकर क्या धर्म आड़े आता है? जवाब ना में होगा, लेकिन किशनगंज के लाइन उर्दू मध्य विद्यालय में ऐसा हुआ है। दरअसल स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य अंजार अलीम को ड्यूटी में अनियमितता बरते जाने को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें निलंबित करते हुए शिक्षिका झरना बाला शाह को ज्वाइन करने का आदेश दिया, लेकिन स्थानीय लोगों के साथ ही विधायक तक शिक्षिका को ज्वाइन करने से रोक दिया गया है। धर्म को मुद्दा बनाकर इस मामले का विरोध किया जा रहा है। ठाकुरगंज के राजद विधायक सऊद आलम नदवी चिट्ठी लिखकर शिक्षा विभाग से प्रभारी प्रिंसिपल के निलंबन को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जबकि बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिक्षा के नाम पर धर्म की सियासत करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने विधायक के दबाव डाले जाने की बात को कबूल किया है, लेकिन मामले में उचित कार्रवाई की बात कही है। ये हो कि भाई ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये टीचर हिंदू हो गया, ये मुसलमान हो गया, तो ये दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं घोर निंदा करता हूँ इस चीज़ की और किशनगंज के सभी मुसलमानों की तरफ से मैं इसकी निंदा करता हूं और माननीय जिला पदाधिकारी से ये गुजारिश करता हूं और रिक्वेस्ट है हमारा कि जो भी लोग इस मामले में लिप्त हैं, जो भी लोग हैं, उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उनके ऊपर में FIR हो। जो किशनगंज के मुस्लिम और हिंदू के बीच में गलतफहमी पैदा कर यहाँ के माहौल को खराब करना चाह रहे हैं। 30 जून को ट्रांसफर कमेटी की बैठक के अनुसार जो नियमानुकूल जिनका ट्रांसफर होना चाहिए, ऐसे कई शिक्षकों का पदस्थापन और ट्रांसफर हुआ है। उसी परिप्रेक्ष्य में लाइन उर्दू मध्य विद्यालय में भी हेडमिस्ट्रेस का पदस्थापन हुआ है। सर, राजद विधायक के द्वारा आपको एक पत्र दिया गया है जिसमें कहा गया है मुस्लिम स्कूल में मुस्लिम प्रिंसिपल का ही बहाली हो। हेडमास्टर का पद सार्वभौमिक होता है, वो कोई भाषाई पद नहीं है, इसलिए इस पर तत्काल विचार किया जाना संभव नहीं है। शिक्षा के मंदिर में जिस तरह से सियासत चल रहा है या जिस तरह से मामला उठा रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई होगा? अभी हम लोग इस मामले को अपने स्तर से देख रहे हैं, आगे देखते हैं। इस पर जो भी संभव होगा हम लोग योगदान कराने का प्रयास करेंगे, इसलिए कि नियमानुकूल है। मैंने लाइन उर्दू के लिए जो झरना वाला शाह का आदेश हुआ है कि इनका यहाँ पोस्टिंग किया गया है, वो चिट्ठी अभी तक हमें नहीं मिला है, न मेरे कार्यालय को मिला है। वो जब योगदान करने आई तो उनके साथ साथ पीछे अभिभावक और विद्यालय शिक्षा समिति के सदस्यगण आए और उनका योगदान लेने से मुझे रोक रखा, जिसे लिखित में भी उन्होंने हमें दे रखा है कि आप योगदान उर्दू भाषी हैं तो लें और हिंदी भाषी हैं तो नहीं लें। मैंने गार्जियन लोग विरोध कर रहे थे। गार्जियन लोग विरोध कर रहे और VSS के सदस्य लोग विरोध किए। तो आपने आपके तरफ से कोई मतलब योगदान में कोई भी दिक्कत नहीं है? योगदान लेने के लिए तैयार हूँ और हमेशा उस वक्त भी मैं कर रहा हूँ कि मैं योगदान लेने के लिए तैयार हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं है योगदान लेने से। मैं अपने चिट्ठी के माध्यम से भी स्पष्टीकरण दे चुका हूँ। बड़ी खबर पटना से, जहां अधिकारी अनुभूति श्रीवास्तव के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। मामला आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा है, जिसे लेकर विशेष निगरानी की टीम ये कार्रवाई कर रही है। रेड के दौरान 1 करोड़ से अधिक की संपत्ति मिली है। वहीं इस संपत्ति का खुलासा भी हुआ है। अनुभूति श्रीवास्तव हाजीपुर में नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी के पद पर तैनात थे, लेकिन सीएम के जनता दरबार में 16 अगस्त को आई शिकायत के बाद उन्हें 18 अगस्त को निलंबित कर दिया गया था। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। पटना के ठिकानों पर जारी रेड का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। वार अगेंस्ट करप्शन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का USP रहा है और यही कारण है कि 2005 में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी सरकार ने भ्रष्टाचार की जड़ों पर प्रहार करना शुरू किया। कई अधिकारी इसकी जद में आए और इस बार सत्ता संभालने के बाद भी नीतीश कुमार की नेतृत्व में बनी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। आज एक बड़ी कार्रवाई स्पेशल विजिलेंस यूनिट की चल रही है पटना के तिलक नगर में और यही वो आवास है नलिनी अनुभूति श्रीवास्तव कार्यपालक पदाधिकारी बताए जा रहे हैं ये, और भभुआ नगर परिषद से जुड़ा हुआ ये मामला है जहां पर करोड़ों रुपए के घोटाला का मामला सामने आया था और यह मामला काफ़ी दिनों तक
दबाया गया था नगर विकास विभाग में, और मुख्यमंत्री के जनता दरबार में 16 अगस्त को यह मामला गया था, और उसके बाद सीएम ने इस मामले में कार्रवाई के आदेश दिए थे। 18 अगस्त को अनुभूति श्रीवास्तव को सस्पेंड कर दिया गया, तब ये हाजीपुर में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर तैनात थे, और उसके बाद स्पेशल विजिलेंस यूनिट की टीम ने इनके अगेंस्ट में FIR लॉन्च किया अपने थाने में। तकरीबन 1 करोड़ से अधिक का ये मामला है, आय से अधिक संपत्ति का। और उसके बाद डीएसपी रैंक के अफसरों के नेतृत्व में, डीएसपी रैंक के जो अफसर हैं उनके नेतृत्व में 10 अधिकारियों की टीम, यही आवास है, इस आवास के अंदर अभी छापेमारी कर रही है। देखिए अनुभूति, नलिनी अनुभूति, ये उनका आवास है। और अभी से थोड़ी देर पहले जो अधिकारी थे उन्होंने इस बारे में हल्की सी ब्रीफिंग की है, बहुत कुछ उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन इतना जरूर बताया कि आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है। और फिलहाल जो फाइंडिंग्स हैं इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। घंटों से ये छापेमारी चल रही है और अभी काफी देर तक इस छापेमारी के चलने की संभावना है। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और इसी बीच रांची से एक बड़ी खबर, सीबीआई करेगी रूपा तिर्की मामले की जांच। झारखंड हाईकोर्ट ने मामले में ये फैसला सुना दिया है। तो रांची से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूपा तिर्की मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। रूपा तिर्की के पिता की दायर याचिका पर यह सुनवाई की गई है। देवानंद उरांव की याचिका पर सुनवाई की गई है। 3 मई को संदिग्ध हालत में रूपा तिर्की का शव मिला था। जस्टिस विनोद गुप्ता की 1 सदस्यीय टीम इस मामले पर जांच कर रही थी। तो रांची से एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूपा तिर्की मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। रूपा तिर्की का परिवार काफी लंबे समय से सीबीआई जांच की मांग कर रहा था और झारखंड हाईकोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है कि रूपा तिर्की मौत मामले की जांच सीबीआई करेगी। रूपा तिर्की के परिवार ने सीबीआई जांच पर दिए गए झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का स्वागत किया है। रूपा तिर्की के पिता ने कहा है कि अब उन्हें इंसाफ की उम्मीद जगी है। आपको बता दें कि रूपा तिर्की के पिता ने सीबीआई जांच की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए आज हाईकोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है। सीबीआई के लिए मांग ही रहे थे, तो और आज हम लोग का जो इच्छा था सीबीआई जांच के लिए वो पूरा हुआ, तो खुश तो हैं। क्या पिता को इंसाफ मिलने की उम्मीद है? जब सीबीआई के पास जाएगा वो बिना पक्षपात किए हुए जांच करेगा, तो उम्मीद तो है ही। आपको क्या लग रहा था, चूक कहां पर हो रही थी? देखिए वहाँ जो पुलिस प्रशासन तो शुरू से ही हम लोग को इस केस में लिपापोती कर रहा था, तो उनका जो वो लोग जो हम लोग को शुरू से हम लोग से जो व्यवहार किया, जो जांच किया, उनसे हम लोग का बिल्कुल संतुष्टि नहीं था। बहुत संतुष्ट है हम। सीबीआई जांच के लिए कितना हम बोल रहे थे मगर नहीं कर रहा था। सीबीआई जांच हो गया तो हमको बहुत खुश है। एक माँ के दिल को कितना सुकून मिला है? बहुत सुकून मिला है हमको। अब और लगता है बेटी को इंसाफ मिलेगा? मिल जाएगा। मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, हमको लग रहा है। शराबबंदी के बावजूद बिहार में लगातार अवैध शराब मिल रही है। बेगूसराय में उत्पाद विभाग की टीम ने ट्रक से 250 कार्टन शराब जब्त किया है। बरामद शराब की कीमत 25 लाख रुपए बताई जा रही है। औरंगाबाद में यूरिया को लेकर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। किसानों के बीच चल रही खाद के जुगाड़ की जंग में अब महिलाओं को भी उतरना पड़ गया है। खाद की एक बोरी के लिए महिला किसान भी लाइन में लग रही हैं। इसके बाद भी कभी कभी महिला किसानों को बैरंग लौटना पड़ जाता है। वहीं कृषि पदाधिकारी ने भी खाद की आपूर्ति नहीं होने का हवाला दिया है। 15 दिन से परेशान हैं। क्या आज क्या स्थिति है खाद की? तो फिर कितने की आवश्यकता है आपको? कहाँ से आई हैं? और कितने बजे आप लाइन लगी थी यहाँ? 3 बजे, 5-4 बजे। औरंगाबाद रैक पॉइंट होने के बावजूद जो है सभी कंपनियां सासाराम रैक पॉइंट लगाती हैं और वहाँ से जो है हम लोग को जो यूरिया पूर्ण आना चाहिए वो नहीं आ पा रहा है। अभी जो है रैक आया है 2200 मेट्रिक टन जो है इफ्को का जो अभी आया है वो
बिस्कोमान है, ई बाज़ार जो है इसको का है, पैक्स है, स्वामिनी समितियां हैं, उनमें जो है वितरण के लिए भेजा गया है, चूँकि एकदम से मांग बढ़ी है। गढ़वा में बालू माफिया अवैध तरीके से बालू का नदियों से अवैध खनन तो कर ही रहे हैं, वहीं अवैध ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ग्रामीण इलाकों में बने करोड़ों रुपए की लागत की सड़कों को तहस नहस भी कर रहे हैं। सदर थाना क्षेत्र के बेलचंपा रोड, फटिया रोड, तिलदांग से अटौला रोड, गढ़वा कांडी रोड, मझियाव से बिसुनपुरा सहित NH 75 की सड़क की हालत बद से बदतर हो गई है। ओवरलोड गाड़ियों से इस सड़क की ये हालत हुई है, लेकिन जिला प्रशासन इसे लेकर लापरवाह बना हुआ है। हम लोगों ने जो माइनिंग ऑफिसर है उसको दिया है, और जहां से भी इसकी सूचना प्राप्त होती है तो उसको निश्चित रूप से जिलों को भेजा जा रहा है ताकि उस पर कार्रवाई हो। और जहां तक मुझे जानकारी है कि पहले से उसमें नियंत्रण भी हुआ है। हो सकता है छिटपुट अभी भी कहीं पे उस तरह की वारदात होगी तो आगे फिर उस पर भी हम लोग कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। जामताड़ा साइबर गैंग के खिलाफ साइबर सेल को बड़ी सफलता मिली है। जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह से 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों की गिरफ्तारी 9 राज्यों की 36 केस में हुई है। इन लोगों पर 1 करोड़ 20 लाख की ठगी का आरोप है। दिल्ली साइबर सेल के हत्थे चढ़े इन साइबर अपराधियों में गिरोह के सरगना अल्ताफ अंसारी और गुलाम अंसारी उर्फ मास्टर जी के नाम शामिल हैं। जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार यात्रा के 5वें चरण की यात्रा पर निकले हैं। कुशवाहा आज गोपालगंज, सारण, सिवान और वैशाली की यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने कहा है कि यात्रा के दौरान जातीय जनगणना के लिए लोगों के बीच सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश रहेगी। साथ ही नीतीश को एक बार फिर से पीएम मटेरियल बताने पर तेजस्वी के तंज पर भी निशाना साधा है। हम लोग का इंटेंशन किसी को चिढ़ाना नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है, जो है यह बात हम लोग बोल रहे हैं। अब इसी बात को लेकर के कोई खामखा चिढ़ता हो तो फिर हम लोग क्या कर सकते हैं? उनकी मर्जी, चिढ़ना हो चिढ़े, लेकिन कोई उनको चिढ़ाना हमारा मकसद नहीं है। जो सच्चाई है हम इसको ही बोल रहे हैं। पूर्व मध्य रेलवे में पटरियों और अन्य साधनों पर तेजी से काम चल रहा है, जिससे जल्द ही इस ट्रैक पर ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। पूर्व मध्य रेलवे के पीआरओ राजेश कुमार ने जानकारी दी है कि फिलहाल रेल पटरियों को दुरुस्त किया जा रहा है, जिससे ट्रेन गति में दौड़े। जल्द ही इन कामों को भी पूरा कर लिया जाएगा और उम्मीद है कि 2024 से इन पटरियों पर 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली तेजस और वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ सके। अब जल्द ही पूर्व मध्य रेलवे के ट्रैकों पर 160 की गति से ट्रेनें दौड़ेंगी। पूर्व मध्य रेलवे में अभी तक 130 की गति से ही ट्रेनें चलती है, क्योंकि पटरियों का जो हालत है, जो मेंटेनेंस की गति है, वो 130 के लायक की है। और पूर्व मध्य रेलवे में तेजस जैसी ट्रेनें 1 सितंबर से चलेंगी। तो आगे ये प्लान है कि पटरियों की गति को दुरुस्त किया जाए और ठीक से मेंटेनेंस रखा जाए, जिससे कि आगे के समय में 160 की गति से ट्रेनें यहाँ चल सकें, क्योंकि तेजस जो ट्रेन है वो 160 की गति से चलती है, लेकिन पटरियों की स्थिति को देखते हुए वहाँ पर फिलहाल उसे 130 की गति से ही चलाया जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ ने यह बताया भी है कि पटरियों के मेंटेनेंस का काम चल रहा है और जल्द ही यहाँ की पटरियाँ इस तरह से कर ली जाएंगी कि अब यहाँ भी 160 की गति से ट्रेनें चलेंगी। सीपीआरओ ने यह भी बताया है कि जिस तरह से तेजस ट्रेनें पूर्व मध्य रेलवे में चलनी शुरू हुई है, आगे भी जो ट्रेनें आएंगी उनकी भी गति को देखते हुए पटरियों पे काम चल रहा है और 2024 तक पूर्व मध्य रेलवे के तमाम रेल पटरियों को दुरुस्त कर लिया जाएगा। मेंटेनेंस में पूरी तरह से दुरुस्त रखा जाएगा। पूर्व मध्य रेलवे में जो हमारा रूट है, जो धनबाद से गया होते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर को जाता है, इसमें जो गति सीमा है, वर्तमान गति सीमा 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसको हम लोग बढ़ा करके 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार करने जा रहे हैं। इसके लिए जो कार्य है वो प्रारंभ हो चुका है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार।
मधुबनी जिले में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि यहां वैक्सीनेशन सेंटर पर सेल्फी कॉर्नर भी बनाया गया है, जहां वैक्सीन लेने के बाद न सिर्फ युवा बल्कि बुजुर्ग भी सेल्फी लेते नजर आते हैं। बताया जा रहा है कि सेल्फी के जरिए ये लोग अपने नाते रिश्तेदारों के साथ ही अपने जान पहचान के लोगों को भी वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कर रहे हैं। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और यही वजह है कि यहाँ जैसे मधुबनी में जो जिला मुख्यालय में यहाँ जो वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, वहाँ साथ में एक सेल्फी कॉर्नर भी बनाया गया है। लोग जो यहाँ जो वैक्सीनेशन के लिए पहुँचते हैं और लौटते समय यहाँ सेल्फी कॉर्नर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ लोग यहाँ सेल्फी भी लेते हैं इस कॉर्नर पे आकर। और इसकी वजह बताई जा रही है कि लोग जब यहाँ से लौटते हैं तो अपने जो जान पहचान के लोग हैं या अपने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को जागरूक करते हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मकसद यही है कि हमें जो है अपने मुल्क के अंदर ये बताना है कि इस जो है इंजेक्शन से कोई बर्बादी नहीं, कोई नुकसान नहीं है। इसे लोगों को लेना चाहिए और कोरोना से लड़ने के लिए बहुत बड़ा हथियार है ये। इससे फ़ायदा है और सेहत बहुत बड़ी चीज़ है। लोग जब आप देख रहे होंगे कि जब भी कोरोना का वैक्सीन ले रहे हैं तो लोगों के अंदर काफ़ी एक्साइटमेंट होती है और वो अपने इस एक्सपीरियंस को सोशल मीडिया पे भी शेयर करना चाहते हैं। तो इसलिए हमने एक सेल्फी पॉइंट ही बना दिया है। आप देखेंगे नीचे भी है और ऊपर भी है, जो कि अभी देख रहे थे हम लोग कि जब से ये स्टार्ट हुआ है सेंटर कल से, तो ये काफ़ी आकर्षण का केंद्र है कि हर कोई वैक्सीन के बाद यहाँ आकर के सेल्फी ले रहे हैं। और आप देखेंगे कि स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी जो होती है उनके अंदर वो ज़्यादा फ़ोटो नहीं लेना पसंद करते हैं या सोशल मीडिया में जो मेल और फीमेल होते हैं बहुत कम इन्वॉल्वमेंट होता है। बट मैं मॉर्निंग में देख रही थी कि एक मौलाना साहब वो खुद आए और उन्होंने उनके साथ में जो उनके बंदे थे उन्हें कहा कि वो उनकी सेल्फी ले, तो काफ़ी अच्छा लगा कि माइनॉरिटी में भी इतनी एक्साइटमेंट है। ये आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी राहत देने वाली और सुकून वाली बात है कि जो कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर मधुबनी में लोगों में काफ़ी खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोग वैक्सीनेशन के लिए सेंटर पे काफ़ी तादाद में पहुंच रहे हैं और यहाँ साथ में सेल्फी लेकर लोग एक दूसरे को जागरूक भी कर रहे हैं। अमित रंजन, न्यूज़ 18 मधुबनी। हमारे समाज का ताना बाना मर्द और औरत से मिलकर बना है, लेकिन इसी समाज में एक थर्ड जेंडर भी है जिन्हें समाज कोई तवज्जो नहीं देता। लेकिन अब लोगों की सोच बदली है, उन्हें उनका हक मिल रहा है। भारत में तो थर्ड जेंडर को आम नागरिकों की तरह ही कानूनी हक हासिल है। वैक्सीनेशन के मामले में भी उनका खासा ख्याल रखा जा रहा है। बिहार के दानापुर में भी उनके लिए खास तौर पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। कोरोना के खिलाफ जंग में हमारी जीत सुनिश्चित हो सके, इसके लिए सरकार पूरे देश में टीकाकरण की मुहिम चला रही है। टीके के लिए 18 साल से ज्यादा उम्र के हर पुरुष और महिला को फ्री में वैक्सीन दिया जा रहा है। लेकिन इस सब के बीच थर्ड जेंडर के नागरिक इस जंग में कमजोर कड़ी न बन जाए, इसे देखते हुए देश के तमाम राज्यों में ट्रांसजेंडर्स के वैक्सीनेशन के लिए खास व्यवस्था की गई है। इसी के तहत बिहार सरकार के विशेष निर्देश पर दानापुर के खगौल में किन्नरों के लिए खास तौर पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया, जहां बीते दिनों 100 से ज्यादा किन्नरों का टीकाकरण किया गया। वैक्सीन सबके जीवन की सुरक्षा है, ये मजबूरी नहीं, जीवन की रक्षा है। तो ये आवश्यक है कि वैक्सीन सभी लोग लें। किन्नर समुदाय के लिए चलाए जा रहे इस विशेष टीकाकरण अभियान में तकरीबन 400 किन्नरों को बुलाया गया था, जिसमें करीब 150 किन्नर वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे और उनमें से 100 ट्रांसजेंडर ने टीका लिया। इस टीकाकरण अभियान में खास बात ये रही कि यहाँ थर्ड जेंडर के उन सदस्यों को भी टीका दिया गया जिसके पास आधार या पहचान के दूसरे जरूरी कागजात नहीं थे। जितने हैं मेरे बिहार के नागरिक लोग सब वैक्सीन लगवावे, सुरक्षित रहे, सबको जान प्यारा है, सब लगवाए, हम लोग भी लगवाए हैं और सब लगवावे, जितने मेरे दाता जजमान है सब लगवावे वैक्सीन के सुई। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं एक्चुअली कि हमारी कम्युनिटी इतना फॉरवर्ड हो रही है और समाज की मुख्य धारा से जुड़ के चल रही है और अपनी भी रक्षा कर रही है और कोरोना के गाइडलाइन के साथ अपने परिवार की भी रक्षा कर रही है। बिहार सरकार का ये कदम निश्चित तौर पर कोरोना के खिलाफ जंग में असरदार साबित होगा। उम्मीद है दुआओं में समाज के हर तबके की खुशहाली चाहने वाले किन्नरों की बातें
गंभीरता से सुनी जाएगी और कोरोना मुक्त भारत का सपना जल्द साकार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज